नमस्कार मित्रों। और जैसा कि आप लोग मालूम है कि 7 तारीख को चुनाव और उपचुनाव हुए। दो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वो उपचुनाव हुए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे और उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे। और बिहार में 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं वो चुनाव हुआ 243 कुल सीटों पे। और कल जो है विभिन्न चैनलों ने अपना अपना सर्वे दिया है। और जैसा कि अगर आप देखें तो पिछले 4-5 चुनावों का जो है वो इंडिया टुडे टुडे और एक्सिस का जो सर्वे होता है वो काफ़ी सुदृढ़ और सही निकलता है। तो हम बाकी चैनलों का विश्लेषण न करके हम इसी चैनल का अध्ययन करेंगे कि क्या बताया गया है और क्या उसकी वास्तविकता है। और एक जो हमारा अनुमान है उसका जो अनुमान है उसमें क्या डिफर है। तो आइए हम उसका विश्लेषण करते हैं मित्रों। जैसा कि आप ये देख रहे हैं बिहार चुनाव 2020 सर्वे ने जो है महागठबंधन को 44%, एनडीए को 39%, लोजपा को 7% और ग्रैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 4% और अन्य को 6% दिया। और इस तरह से उन्होंने 139 से 161 139 से 161 सीट जो है वो महागठबंधन को और 69 से 91 सीट जो है वो राजग को जो है यानी कि एनडीए के गठबंधन को दिया। अगर आप दोनों का जरा ये अंतर देखें तो दोनों में 22 सीटों का अंतर है जो है। लेकिन देखिए जब भी हम रेंज देते हैं ना तो जो स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है या उसको हम एरर कह सकते हैं जो है वो सेम होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक में जो है वो परसेंटेज कुछ होगा दूसरे में दूसरा होगा। अगर आप इसमें देखें तो ये करीब करीब 18% है इसमें डिफरेंस जो है। और इसमें जो है वो करीब करीब 30% का डिफरेंस है। तो ये 18% और 30% का डिफरेंस ये बताता है कि ये जो जो ये अपना सीटों का जो एवरेज निकाले हैं इन्होंने ये जो रेंज दिया हुआ है ये रेंज जो है वो स्टेटिकली वो सही नहीं है जो है। दूसरी बात मैं बताऊं कि महागठबंधन को इन्होंने 44% वोट दिया हुआ है, एनडीए को 39%, लोजपा को 7%। तो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि जो जातीय जो समीकरण है बिहार का, जैसा कि हमने अपना अगर मेरा पीछे का वीडियो देखेंगे तो उसमें औसत मालूम चलेगा कि मैंने उसमें लोजपा को 7% दिया हुआ है और एनडीए को 40.6। तो करीब करीब ये दोनों दोनों ही लगभग में है। तो ये तो लग रहा है कि वो एनडीए के वोट में बहुत बहुत बिखराव भी नहीं है और लोजपा के भी वोट में नहीं बिखराव है। जो महागठबंधन में 36.4% हमने दिया था और ये जो है 44% हो गया। और इन्होंने जो चुनाव का ये विश्लेषण किया हुआ है अगर आप देखें तो उसमें विभिन्न कैटेगरी बांटे। उसमें एक कैटेगरी जो मेजर मैं बता रहा हूँ कि जब लोगों से इन्होंने पूछा है कि विकास के लिए कितना वोट दे रहे हैं तो 46% लोगों ने कहा कि हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं और 31% लोगों ने कहा कि हम जो है वो बेरोजगारी दूर करने के लिए दे रहे हैं। देखिए विकास के जो वोटर हैं कहने वाले लोग ये नीतीश के सरकार को समर्थन देने वाले लोग, क्योंकि ये तो बात सभी लोग मान रहे थे कि बिजली सड़क पानी इसकी व्यवस्था सरकार ने की है। जो है बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए इतना हल्ला था और पूरा नौजवान जो सड़क पर उतर के आए थे जो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 46% जो वोटर थे वो तो राजग के तरफ थे और 31% वो देखा जाए तो तेजस्वी की तरफ थे जो है। तो फिर ये बदलाव इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वोट तो लोग विकास की तरफ दिए जो है। तो एक आशंका ये भी होता है जो है। तीसरी बात आप देखिए कि पिछले बार 2015 के जो चुनाव हुआ था और उसमें लालू की पार्टी आरजेडी और जनता दल का जदयू और कांग्रेस ये तीनों बहुत बड़ा मतलब कि एक अगर हम सामाजिक पूरे विन्यास को भी देखें अगर बिहार का ये बहुत बड़ा मेजर वोट बैंक था जो है। तो ये तीनों जब एक साथ थे तब भी हमारा वोट परसेंटेज जो है देखिए वो 41.9% था, जिसमें 18.4% आरजेडी, 16.8% जदयू और 6.7% कांग्रेस। तो कुल मिला जुला करके 41.9% उस समय भी था जो है। तो इससे इस बार के इलेक्शन में 44% कैसे हो गया आखिर में। तो ये भी एक आशंका देती है जो है कि सर्वे जो है वो बहुत सर्वे ठीक से किया गया कि नहीं किया गया। चौथी बात मैं बता रहा हूँ कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ
तो देखिए उसमें दो फ्रंट थे, ये एक बीजेपी था और एक कांग्रेस और राजद का था, यानी तेजस्वी की पार्टी का। और उसमें अगर देखिए तो 23.08, ये करीब हमें लग रहा है कि 16-17% के करीब राजद का वोट था, 6-7% उसका था जो है। तो 23.08% वोट था जो है कांग्रेस और तेजस्वी के वोट का जो है। अगर हम इस बार मान लीजिए कि 3.5% उसमें और ऐड कर देते हैं कम्युनिस्ट का जो है, तो 23 से मान लीजिए 27-28 हो जाता है जो है। तो कुल मिला करके हमें ये लगा कि सर्वे में बहुत दम नहीं है जो है, और सर्वे जो है केवल जाति का जो आंकड़ा है बिहार का, उसी के अनुरूप उठा करके वो दे दिया गया है। और ये अंतर कहां से आया हमें आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें जो विश्लेषण किया था जातियों का जो है, तो उसमें महागठबंधन के लिए मैंने 36.4% और एनडीए के लिए 40.6%, ये एनडीए का वोट था और ये महागठबंधन का था वोट, ये महागठबंधन का ये। अब इसमें क्या हुआ, ये तो मान लीजिए 39% अगर है तो कोई बात नहीं है, लगभग में है 1-1.5% का अंतर, ये मैं मान सकता हूँ। ये जो 36.4% था, ये 8% कैसे बढ़ गया है? ये बढ़ने का एक कारण इसको हम ऐसे लगा दें कि अगर इस ग्रैंड डेमोक्रेटिक जो फ्रंट था, जो मैंने पिछला वीडियो मेरा देखेंगे अगर आप, तो मैंने उसमें 15.6% वोट, ये वोट मैंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट को दिया था, जिसमें कि बसपा के पार्टी का था, फिर वो कुशवाहा जी की पार्टी थी, ओवैसी की पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर थे उनकी पार्टी थी, उनको तो 15.6% दिया था। और ये 15.6% आया कहाँ से था मेरा जो है कि देखिए, जो 15% जो दलित वोट था, उस दलित वोट को मैंने जो है दलित वोट जो 15% था, इसमें 7% लोजपा, मतलब कि पासवान जी की पार्टी को, 5% बसपा और 3% मैंने लालू की पार्टी यानी कि तेजस्वी की पार्टी को मैंने वोट दिया था जो है। क्योंकि मैंने कहा था देखिए, लालू का जो स्वाभिमान जगाने का काम था, उसमें वो 3% दलित जो है उनको वोट दे रहे थे, ये हमने महसूस किया। और जो 15.6% था, जो 26% वोट ईसीबी ईबीसी जो अति पिछड़ा था, इकोनॉमिकली मोस्ट जो बैकवर्ड क्लास था, ये 26% था। जो इस 26% में 15% तो मैंने नीतीश जी को दिया था, और 11% को मैंने जो है 8% और प्लस 3%, ये 8% जो है उस डेमोक्रेटिक फ्रंट को था, और 3% मैंने तेजस्वी को दिया हुआ था जो है। तो ये जो 8% है, जिसमें कि अति जो पिछड़ा वर्ग है, ये वर्ग जो है वो जो मैंने महागठबंधन को जो 36% हमने दिया था, 36%, उसमें ये 8% ऐड लोग कर दिए हैं जो है, जो सर्वे वाले हैं। और इसको धीरे धीरे 44% इन्होंने बता दिया कि 44% है। अब ये 8% सबके सब आज दलित पिछड़े वर्ग अगर चले गए, इसका मतलब कि ये जो ग्रैंड एलियंस था वो तो जो है वो एक तरह से खत्म ही हो गया। वो जो बसपा का वोट था वही बचा जो है। तो कहने का अर्थ ये है कि सर्वे जो है मुझे बहुत सुटेबल नहीं लग रहा है, और ये हमें डाउटफुल है कि जातियों का ये समन्वय है। तो अति जो पिछड़ा वर्ग था, जो बचा हुआ 8%, उन्होंने ये मान लिया कि वो वोट जो है वो तेजस्वी को जाएगा। और इसके मानने का एक रीजन भी हो सकता है, जहां तक हमें लग रहा है। देखिए, जो लोग भी कोरोना काल में जो बाहर गए लोग कमाने, मजदूर वर्ग वगैरह, वो मजदूर वर्ग देखिए
एकदम जो निचला तबका है, जिसके पास जमीन जायदाद वगैरह नहीं होती है, वो भी नहीं जाता है। जो लोग थोड़ा सा मतलब कि समाज में जिनके साथ छुआछूत की भावना नहीं है, वो छोटे बड़े सबके साथ होते हैं, वही लोग जो बाहर की दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, वही लोग जाते हैं। और वो वह जो वर्ग है वो अति पिछड़ा वर्ग का ही वो एक भाग है। तो हमें लगता है कोरोना काल में जो लोग जिन लोगों को तकलीफ हुई आने जाने में, वो सभी के सभी लोग हो सकता है कि तेजस्वी को ये वोट किए होंगे लोग नीतीश के खिलाफ में जाकर के। यही एक संभावना थी कि ये जो 8% था, ये यहाँ से हट करके 36% में जुट गया होगा, और ये 44% वोट जो है ये सर्वे में दिखाया गया। यही एक आधार है जो है, और मुझे कोई इस सर्वे में कोई दम नहीं लग रहा। और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले बार से कहते चला आया हूँ, मुझे आज भी भरोसा ये है, या मेरा जो अनुमान है वो, कि एनडीए का जो वोट परसेंटेज है वो घटा नहीं होगा जो है। और जो आकलन मेरा था कि एनडीए 40.6% वोट पाएगी, और 36.4%, देखिए ये एनडीए है, और ये जो है महागठबंधन, महागठबंधन, ठीक है। ये 4% का मैंने अंतर बताया था जो है। और इस हिसाब से हमें लग रहा है कि 80 से 85 सीट ये बीजेपी का, और 35 से 40 सीट जेडीयू का। तो 115 से 125 का ये रेंज आता है जो है, 115 से 125 का रेंज ये एनडीए का आ रहा है जो है। और महागठबंधन 105 से या 100 के वो नीचे रहेगा जो है। तो सरकार बनने में तो हमें तो अभी भी लग रहा है कि वो एनडीए के चांस से ज्यादा है। लेकिन देखिए, अगर ये 8% वास्तव में जो कोरोना काल में जो जिनको तकलीफ हुई है, अगर सबके सब अगर उसमें शिफ्ट हो जा रहे हैं, तब ये हो सकता है कि वो तेजस्वी का जो ये सर्वे हो सही हो, वरना ये मुझे सर्वे सही नहीं लग रहा है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और आगे तक बढ़ाएं, और मेरा जो विश्लेषण आपको समझ में आया है इसको और गति दे जो है, इसमें पैनापन और लाएं जो है। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग एक समझ डेवलप करनी। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि जितने भी आप ये बैठ कर टीवी पे लोग बहस करते हैं, एक दूसरे को सुझाव देते हैं, इन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि हमसे आपसे ज्यादा ज्ञान है, और उनकी बात हम क्यों सुने जो है। हमारा भी एनालिसिस से होना चाहिए जो है, क्या तर्कों के आधार पर होना चाहिए। सभी के सभी लोग तो आखिर में आंकड़ों से ही खेलते हैं जो है। तो जो सच है, जो आंकड़े सच हैं, हम उन्हीं के सामने आके रखे हुए हैं, और उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये जो 139 से 161 का जो बैंड है, ये उचित नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो अभी सोचना है कि 105 115 से 125 का जो रेंज है, वो जदयू और माने की एनडीए की सरकार की तरफ आएगा। अब तो रिजल्ट जो है 8 तारीख है, कल 9 और 10 को आ जाएगा। 10 को हम परिणाम देखेंगे। लेकिन एक बात मैं और बताते जाऊँ, जो दो जगह जो चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 6 सीटें हैं 7 सीटों में। वो एक सीट जो जौनपुर वाली सीट है, वो निश्चित है कि वो लूज करेगी जो है। तो बचा 5। तो भाजपा 5 और 4, हो सकता है 5 या 4 जीते जो है। अगर 5 अगर सीट जीतती है उत्तर प्रदेश में, तब तो बहुत कोई किरकिरी हो हल्ला नहीं होगा। लेकिन अगर एक सीट और 4 सीट अगर जीतती है, तो निश्चित रूप से विपक्षी जो है वो 2022 के लिए अभी से ललकार भरना शुरू करेंगे, और योगी के सामने नई नई चुनौतियां खड़ा करेंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश का है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कांग्रेस दहाई का अंक पार नहीं करेगी, और आधे से अधिक सीट जो है वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी लाएगी। उस पे मैं अभी भी कायम हूँ। और एक बात मैं और बता दूं, अगर बसपा का अंदरूनी खेल भाजपा के साथ हुआ होगा, तो आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, आधे से क्या, वो अगर 100, वो अगर जो है 28 सीट में से अगर वो
20 से 25 सीट भी जीत जाए तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। तीसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस से आए हुए भाजपा के लोग जो मंत्री बने वो हारे, ताकि पुराने जो भाजपा है उनको जगह मिले। तो ये हो सकता है कि बसपा की भी सीटें जो है 4-5 के लगभग में आए। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।